नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं प्राइमेट। इस खास पेशकश में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस पर इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है और एक की नजर और बनी हुई है, वो है जेडीयू। हम बात कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्ख हो रहे रिश्तों की। जिस तरह की चर्चाएं हैं, खबरें हैं, उसको देखकर तो कहना मुश्किल हो गया है कि दोनों पार्टियों के बीच असल में कोई रिश्ता है क्या वाकई कोई गांठ है इन दिनों के बीच, और या फिर कोई बंधन है जो अटूट है। बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथी हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के सुख दुख को साझा भी करती रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बंधन में गांठ पड़ती दिखती है। इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मोदी के खिलाफ नफरत कहें या बीजेपी से नाराजगी, लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन बिखराव की कगार पर है। अब तक जहां दोनों के रिश्ते टूटने की महज अफवाहें उड़ रही थीं, वहीं जेडीयू के नेता खुलकर गठबंधन टूटने पर बयान दे रहे हैं। बिहार के कृषि मंत्री राजेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट चुका है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधायकों के साथ बैठक कर गठबंधन पर विचार कर चुके हैं। यही वजह है कि 15 जून को मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। वहीं जेडीयू के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि उन्हें मोदी कतई मंजूर नहीं है। हमारे नेता ने शुरू से ही कह दिया है कि कोई भी हालत में मोदी जी को हम लोग तरजीह नहीं देने जा रहे हैं, उनको टॉलरेट नहीं कर रहे। इसमें हमारे नेता नीतीश जी का एकदम क्लियर सोच है, उसमें कहीं अगर मगर है नहीं। और बीजेपी क्योंकि नरेंद्र मोदी को आगे लेकर के चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि एनडीए से हम लोग अलग हो जाएंगे। मोदी को मुद्दा बनाकर जेडीयू गठबंधन से अलग होने की सोच रहा है, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को आईना दिखाते हुए कहा कि बिहार में नीतीश की जीत एनडीए की बदौलत मिली है, न कि जेडीयू के सहारे। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। बिहार की 10.5 करोड़ जनता के हित में, सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को बनाने वाली है, वो चाहेगी कि बिहार में गठबंधन रहे। बीजेपी नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुलकर बोल रही है, जबकि जेडीयू नेता गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए संयोजक शरद यादव गठबंधन बिखरने की अटकलों को नकार रहे हैं। पार्टी में सब जगह हम सबसे चर्चा कर रहे हैं और अभी कोई फैसला नहीं किया। हमने सबसे चर्चा कर रहे हैं। जो नई परिस्थिति बनी है उस पे हमारी पार्टी में भी काफी कई तरह की लोगों की राय बन रही है, इसलिए 2-3 दिन में हमने पहले भी कहा था कि पार्टी की मीटिंग बुला करके उसमें फैसला करेंगे। मोदी पर जेडीयू नेता तीखे हमले कर अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन मोदी पर बीजेपी का रुख अटल है। विरोधी चुटकी लेने में लगे हैं। बीजेपी के अपने भी बगावत पर उतर आए हैं। कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी पर फैसले से रूठ जाते हैं, तो कभी सहयोगी दल गठबंधन तोड़ने की घुड़की देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सारी परेशानियों को एक तरफ कर मोदी के साथ चलने वाली बीजेपी का केंद्र में काबिज होने का सपना पूरा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आदिल खान, चैनल 1 न्यूज। चर्चा को यहां से हम शुरू करते हैं। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो के अंदर कुंवर आसिम खान, आप नेता हैं एलजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर जगदीश मुखी, आप बीजेपी के नेता हैं, और दोनों ही मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बहरहाल, शुरुआत सबसे पहले मुखी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। यहां से स्थितियां किस तरह जाती है आप देखते हैं? सबसे पहला सवाल, जो घटनाक्रम तमाम अब रहा है, क्या अब तलाक होने जा रहा है? ये मान लिया जाए
कि अभी भी वक्त है, इंतजार करें हम? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है जो आप तलाक की बात कर रहे हैं। जी आपने अभी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जी उनका वक्तव्य आपने अभी सुना है। जी उन्होंने कहा है कि अलग अलग परिस्थितियां हुई हैं और इन परिस्थितियों पर वो विचार करेंगे। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा, गठबंधन का अपना एक धर्म होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब राजग बनाया था जी तो उस समय बिहार की क्या परिस्थितियां थी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। जी ठीक है। 10.5 करोड़ की जनता को लालू और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से जी मुक्ति दिलाने के लिए हमने राजग बनाया था ठीक है। और नीतीश कुमार जी को वहां पर स्वीकार किया था। क्यों नहीं? जी हमारा आज भी पूरा विश्वास है जी बिहार के हित में हम साथ चलेंगे, साथ चले हैं। और गठबंधन की सरकार में कुछ परेशानियां आती हैं, कई बार परेशानियां आती जी। हैं और उनमें उभर के वापस निकला जाता है। मुझे समझाइए, ठीक है जी। ये आक्रामकता क्यों? ये एकदम से जो आक्रामकता का तेवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जेडीयू लगातार ये बात है कि उनकी सैद्धांतिक मत है इस पे। वो कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम हमारे सिद्धांतों पर अड़े हैं। तो बात सिद्धांतों की मैं है, आपसे तो ये एकदम से ये आक्रामकता कहां से आ गई? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आक्रामकता आपने उस समय भी देखी होगी जिस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आक्रामकता हम जेडीयू की तरफ से लगातार देखते हैं मोदी के नाम। आक्रामकता उस समय अलग अलग जो हमारे घटक थे जी उनकी अलग अलग समय पर आक्रामकता देखने को मिली है। किंतु श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी एक नया इरा, नए युग की शुरुआत की थी और 14 पार्टियों को मिलकर के एक स्थायी सरकार, अच्छी सरकार दिल्ली देश को दी थी। जी इसलिए हमारे नेता जो हैं, राष्ट्रीय नेता जो हैं, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सीख दी है, उसके आधार पर चल रहे ठीक हैं है। और हमें पूरा विश्वास है हाँ। कि हमारा गठबंधन चलेगा ठीक है। और हम आगे बढ़े। चलिए, आप आशावान हैं खान साहब, कैसे आप देखते हैं जी पूरे इस मसले को, जो ये तमाम घटनाक्रम चला है 3 से 4 दिन से, भले ही नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से हम बात करें और आज के दिन तक, एलजेपी कैसे देख रही है? नहीं, हम लोगों का लोक जनशक्ति पार्टी का शुरू से मानना है, जितने दोषी जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को जो देख रहे हैं, जी मैं हम लोग उतना ही दोषी आडवाणी जी को भी वही स्थान देना चाहते हैं। क्योंकि देश में जब जब भी इन लोगों ने यहाँ पर, चाहे वो बाबरी मस्जिद से लेकर हो, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, जितने दोषी उसमें आडवाणी जी हैं उतने ही दोषी नरेंद्र मोदी जी भी हैं। जी तो नीतीश कुमार जी को तो पहले अपना जो नजरिया है वो हमको लगता है कि सीधा सीधा हमारा सीधा उनके आप मानते हैं ये कहना तो है होना कि ही उनका था। ईमानदारी पे हमको शक लगता है जी कि उनका जो नजरिया है वो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी को कम्युनल देखते हैं, एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक सेकुलर लीडर के रूप में देखते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता का भी, हमारे आदरणीय नेता का भी मानना है, और कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। ये जब इसमें एनडीए की सरकार थी तो नीतीश जी उसी में उस टाइम में भी मंत्री थे। जी तो जब उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव लाने का भी कोशिश नहीं की, वो भी एक ऐसे नेता श्री रामविलास पासवान है जिन्होंने गुजरात के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के उस पर इशू पर और कैबिनेट से इस्तीफा देने का काम जी। किया। तो ये ऐसा हम लोगों का मानना है, ये सिर्फ एक वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये सब कुछ करेंगे, ये सब एक भपकी है। और ये आडवाणी जी जैसे एक दिन में मान गए थे तो शायद लगता है कि एक दिन करेंगे, एक दिन समर्थन वापस लेंगे, दूसरे दिन समर्थन। क्या आपको लगता है कि अब ये जो मजबूरी शायद जेडीयू की रही हुई, जो रिश्ता, जो एक तरह से अब जो बयान अब हम सुन रहे हैं, तो उसको देख के लग रहा है कि अब मजबूरी कहीं लगती नहीं है बीजेपी की भी कि अब आप जेडीयू हमारे साथ रहे ना रहे, वो अपने दम पे तैयार है लड़ने के डीसीपी लिए? ठाकुर जी का हमने बयान देखा तो उन्होंने कहा तो पहले इस्तीफा दें फिर आए और फिर जाएं जनता के बीच में। तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि ये सब मिली भगत है, एक सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और बिहार की बोली लगता है लोग साथ रहेंगे, ये गठबंधन आपको दिखता नहीं, ये तो खैर उनका आपसी गठबंधन का मामला है, उसमें मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो एक गंगा जमनी तहजीब का जो हम लोगों ने भूगोल बजा रखा है और हम लोग जो सेकुलर सोच के लोग जो हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये सब उनको दिखावटी, ये सब बिहार की जनता को, और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं खुले शब्दों में, ये एक असल में मुसलमानों के लिए खेला जाने वाला खिलौना है।
जो ये खेल रहे हैं, इसके जी। पाले में उसके पाले में, और ये जनता बिहार की अच्छी तरह समझ चुकी है कि इससे पहले आडवाणी जी का भी जो रथ चला था वो लालू जी ने ही उसको ठीक रोकने है, का काम किया। चलिए, तो मतलब आपकी नजर भी कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा हमारी लगातार जारी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो है, ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका। ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से गांठ और ये बंधन, ये जो कुल मिलाकर राजनीति अभी हो रही है देश के अंदर, ये किस ओर जाती दिखती है? क्या एनडीए उसी तरह से साथ में बना रहेगा या फिर कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुबोध जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप कैसे देख रहे हैं इसको? किस चश्मे से इसे देखा जाए? क्या ये बंधन आपको दिखता है कि टिकेगा? ये बयानबाजी वाकई किसी पुख्ता चीज पर पहुंचेगी कि सिर्फ आपको लगता है बयान देने के लिए बयानबाजी हो रही है? चलिए, लगता है अब संपर्क फिलहाल हमारा हो नहीं पा रहा। आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, पर यहां पर मुखी साहब के पास मैं आना चाहूंगा। मुखी जी, ये जो फेडरल फ्रंट की लगातार बातें उठती आ रही हैं, फेडरल फ्रंट जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से भी बात की है, और त्यागी जी भी पहुंचे थे रॉयटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी से मिलने के लिए। इसको लेकर के किस तरह आप देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि इस वक्त जेडीयू इतने नाजुक मौके पे छोड़ेगा? Why do you read many things behind this, sir? नहीं, क्या मिलने आप गए। समझते हैं क्या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टी के हेड्स हैं, जी, क्या वो आपस में मिलते नहीं है? क्या नहीं, पर जरूर समय मिलते हैं। टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ना सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मिलने वाली बात आप कह रहे हैं, जी, मिलने में तो इतराज किसी को नहीं होना चाहिए। जी, डू यू हैव द कंटेंट्स कि उन्होंने क्या बात की है कभी? यदि पर भी आपके बात पास की है। नहीं है जी, तो आप यू आर ट्राइंग टू रीड मेनी थिंग विच आर नॉट देयर एट ऑल। नहीं, पर इतने दिनों से मिले नहीं, आज क्योंकि इतनी सब बातें हो रही हैं, और अब आडवाणी जी भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में दिख रहे हैं, तो इस वक्त मिलना आपको लगता नहीं कोई सरगर्मी की आप मानते हैं कि ठीक है? देखिए, एक जब भी कोई जनरल मुलाकात है। घटनाक्रम होता है, उसके रिएक्शंस होते हैं, और हर पॉलिटिकल लीडर्स को रिएक्शन आते हैं, किंतु सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन बना हुआ है जी, वो कुछ आधार पर बना है, जी, और वो आधार हमारा इंटेक्ट है आज भी, कहीं उसमें चेंज नहीं हुआ है। सर, आप बयान किसी आप भी तरफ देखिए, से। अगर मैं आपको हाँ, कुछ बयान बयान आप देख बताऊं, रहा जिस तरह की हूं, बयानबाजियां हो रही हैं, मैं आपसे निवेदन वही तो कर रहा हूं। सवाल खड़े हो रहे हैं मैं ना आपसे सर। निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दिखाना चाहता हूं। जी, आप थोड़ा याद कीजिएगा, मैं घटकों के नाम नहीं लेता, समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आई हैं जी, जब ये गठबंधन की सरकार का नया कंसेप्ट चालू हुआ, जी, ऐसी युग बना, जी, उसमें परिस्थितियां आई हैं। अनेकों बार आपने, जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ये टूट की कगार पर है, बार बार ये बोलते थे, किंतु संभाला जाता है। पर क्या आज स्थिति वाकई इस तरह से आ गई है? सर, नहीं, मेरी नहीं, सवाल का ऐसा- आप जवाब दीजिए ना, कि क्या इतनी स्थिति आज आ चुकी है, इतने रिश्ते इस लेवल पर आ चुके हैं कि दोनों पार्टियां इतना लंबा गठबंधन, जैसे आप ही बता रहे हैं। नहीं, मैंने तो अब कहा नहीं ये- टूट रहा है गठबंधन। ये मैं नहीं तो- टूट नहीं रहा, पर ये बातें तो आ रही है, दोनों कह रहे हैं कि हम आपके बिना चला लेंगे, और आपकी ओर से भी कहा जा रहा है कि मुख्तार नहीं, अब्बास नकवी मैं कहते हैं हम वही- आपके बिना चला मैं यही लेंगे। कह रहा ये हूं। स्थितियां उपजी क्यों, हम ये जानना चाह रहे हैं ना। आखिर ये भी तो होता है कि इतने रिश्ते का लिहाज रख के भी तो बात की जाती है ना, इतने लंबे। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि मोदी जी को लेकर के जो उनकी रिजर्वेशंस हैं वो बस रख रहे हैं सामने, जी, और हमारे डिस्कशन चल रहे हैं, डिस्कशन होंगे और सॉल्यूशन निकलेगा, जी, साथ रहेंगे,
आगे बढ़ेंगे ये उनको भी शायद महसूस कर रहे होंगे वो, क्योंकि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से हमने मिलकर के बिहार के बचाव के लिए सब किया था, वो परिस्थितियां आज भी स्टैंड करती हैं। ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट नोटेड है, आपकी बात अपनी जगह है कि चूंकि आप अभी भी आशावान हैं इन पूरे रिश्तों को लेकर के और अभी पुख्ता तौर पर कुछ निकल करके नहीं आया। बात करते हैं हमारे साथ सुबोध मिश्रा, एक बार फिर जुड़े। सुबोध जी, सबसे पहले कैसे आप इस रिश्तों को देखते हैं? क्या ये रिश्ता लंबा चलता आपको नजर आता है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे सुबोध जी? सबसे पहले लगता आवाज फिलहाल हमारी तकनीकी कारणों से पहुंच नहीं पा रही, पर बहरहाल यहां पर खान साहब को मिलना चाहूंगा। खान साहब, क्या अभी जो बात मुखी साहब कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं जब आप राजनीति को देखते हैं? क्योंकि संभावनाओं का खेल है, हम ये नहीं कह रहे कि ये होगा ही, पर संभावना तो हल कोई तलाशता है ना। नहीं, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि हो सकता है कि थर्ड फ्रंट कर बन जाए और ये कुछ जो राज्य के दल है, लेकिन मिलना महज इत्तेफाक है तो हाँ, नहीं, इससे पहले कभी केसी त्यागी ममता बनर्जी से नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं मिले होंगे, तो ये पहली बार ऐसा था कि कल वो दिल्ली में थे और आज कलकत्ता में पहुंच गए वहां मिलने के लिए, तो इसके पीछे कुछ तो कुछ राज है। नहीं, आप भूल गए खान साहब, आज से कुछ महीने पहले, 6-8 महीने पहले जिस समय सरकार बनी हुआ, उसके पश्चात जब ममता जी बाहर गई उस समय थर्ड फ्रंट की बातें नहीं हुई क्या? नहीं, ये तो चलती रहती है। आप जो कह रहे हैं, जब ममता बनर्जी छोड़ के आई केंद्रीय मंत्री जी, अपने छोड़ के ममता जी ने, इन्होंने, देखिए मैं तो न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा हूं कि आपकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ना जी, मैं वही बतला रहा हूं कि क्या वो आप भूल गए क्या? वो स्थिति नहीं, क्या मिले नहीं क्या उस समय? आपस में बातचीत नहीं होती थी? मैं यही कह रहा हूं कि आपसे आपस में बातचीत करने से, लीडर मिलने से आपको शंका पैदा हो जाती है और आप इसे इशू बनाते हैं, ऐसा नजर मुझे नहीं आ रहा कहीं भी। अब देखिए ना, जेडीयू भी तो अपने रास्ते कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढेगा ना सर। जेडीयू चूंकि ये, अब आप ये बात कह रहे हैं, पर आपके जितने बड़े नेता हैं वो लगातार साफ स्पष्ट कह चुके हैं, गिरिराज किशोर जी भी वहां पर है, वो भी स्पष्ट कह चुके हैं हमें जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। मैं ये कहता हूं, ये बातें जब निकल कर वाली बात हो रही है, वो भी अपने दम पर लड़ सकते हैं, हम भी अपने दम लड़ सकते हैं, वही बात। किंतु मैं अलग बात कह रहा हूं जी, अपने दम पर हम भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं जी, पहले भी लड़ सकते हैं। मिले क्यों थे हम जी, वो आधार वही है, इसलिए हमें आशावादी हैं कि हम साथ रहेंगे। चलिए ठीक है, सुबोध मिश्रा जी से इस बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। सुबोध जी, सबसे पहले क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सुबोध जी, जेडीयू के रिश्तों को बीजेपी के साथ आप किस तरह देखते हैं, किस तरह आंकते हैं? क्या अभी भी उम्मीद की जाए कि ये रिश्ता आगे और टिकेगा, जैसा कि यहां पर मुखी जी कह रहे हैं कि हाँ उम्मीद है, आशा है, आपको है? देखिए, मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो मेरा अपना विचार है जी। मेरा मानना यह है कि ये अगर आपने 77 को देखा होगा जी, उस समय भी पहले ही सब लोग साथ थे, तब उनको सांप्रदायिकता या सब चीजें नजर नहीं आती थी। जहां ये समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता, जो समाजवादी नेता हैं, उनका अपना एक इतिहास रहा है, जहां उनको लगता है कि शायद वो इतने पॉपुलर हो गए हैं या शायद वो किसी चीज का नेतृत्व कर सकते हैं जी, और तो उनको ये लगने लगता है कि देश उनकी तरफ देख रहा है जी, और उनको लगता है, और ये आज मोदी है, कल अगर नीतीश जी को या इनको ये लगता कि कोई एक थर्ड फ्रंट बन के उसमें उनकी कोई बहुत अहम भूमिका हो सकती है। मोदी, मेरा मानना है कि मोदी अपने तरीके का एक बहाना है, मोदी नहीं कोई दूसरा व्यक्ति होता। अब शायद नीतीश जी को मैं इसको गलतफहमी नहीं होंगी, उनको शायद ये विश्वास हो गया है, इस विश्वास से भर गए हैं कि वो जो हैं अकेले चल सकते हैं और वो उतनी सीटें ला सकते हैं कि अगली जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी अहम भूमिका होगी। वो कोई गौड़ सहयोगी दल नहीं रहेंगे जैसे अभी राजग में बीजेपी के हैं। तो ये जो आप ये जो देख रहे हैं, जो मनमुटाव, इसकी ये ऐसा नहीं कि मोदी को बनाने के बाद शुरू हुआ है। नीतीश जी ने इसके इंडिकेशन जो है बहुत पहले से देना शुरू कर दिए थे। पहले विकास के नाम पे उन्होंने कांग्रेस की तरफ चारा फेंका था कि अगर विशेष पैकेज देते हैं तो मतलब इस तरीके के इंडिकेशन दे रहे थे कि हमें एनडीए राजग छोड़ने में किसी तरीके कोई वो नहीं होगा। अब एक मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी के भरोसे शायद मोदी जी के नाम लेके और वो राजग से अपना संबंध खत्म करना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत लंबी पारी खेल ली समाजवादी नेताओं को। इसके लिए आप साधुवाद दें, उनको ये कहें कि वो बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ रह लिए। मेरे को तो हमेशा से मेरा अपना ये मानना था कि जहां पे भी उनको ये लगेगा कि इनकी यूटिलिटी उनके लिए खत्म हो गई या यूटिलिटी नहीं खत्म हुई है, खुद उनमें वो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो कुछ अपने बलबूते पर हासिल कर सकते हैं, तो एक मिनट में ये सांप्रदायिकता या इस तरीके के मुद्दे, जिसे आप मोदी कह लीजिए कि मोदी
कल भी मोदी थे। ये राजग में जब जेडीयू था तब भी मोदी जो थे वो थे ही, राजग का हिस्सा थे, बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर थे, सब कुछ था। और इसमें एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, यहां खाली मोदी की या ये कह दिया जाए कि नीतीश कुमार या शरद यादव की अपनी, शरद यादव जो हैं वो हमेशा से आडवाणी जी को एक मतलब ये है कि उनके पक्ष में हमेशा से नजर आए हैं और उनको ये शायद उम्मीद थी कि आगे अगर ऐसी स्थिति आएगी तो शायद आडवाणी जी होंगे और आडवाणी जी ही लीड करेंगे, तो उनको एक फेस सेविंग भी मिल जाता था। और पर आज स्थिति ये हो गई कि आपने देखा कि आडवाणी जी एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद भाजपा के अंदर हाशिए पर चले गए हैं और मोदी जो है उनके नए नेता हैं। पर अभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। खुद आडवाणी जी का आपने एपिसोड देखा, ऐसा लग रहा था कि वो बाहर निकल गए हैं अल्टीमेटली जो है। आपके पास आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ अशोक प्रधान नेता है जेडीयू के, आप स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। अशोक जी, चूंकि ये पूरा जो मसला लगातार, आप भी जेडीयू भी बहुत पैनी नजर अपनी बना के रखे हुए हैं इस पूरे मसले पर, कैसे आप देखते हैं कि आपको लगता है अभी आप भी आशावान हैं बीजेपी की तरह? क्या इन बयानों जो तब नाना प्रकार के बयान आ रहे हैं इन्हें दरकिनार कर दिया जाए, मान लिया जाए कि अभी भी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन टूटेगा नहीं बल्कि खुलेगा, क्योंकि जेडीयू हमारी जो पार्टी है एक इतने उच्च स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी देश की जरूरत है जेडीयू की। तो हमारा ये मानना है कि हम अभी जो 17 सालों का हमारा रिश्ता है जी, वो कांग्रेस विरोधी रिश्ता रहा है जी, और भाजपा का हम लोगों ने साथ दिया है जी। तो मुझे मेरा ही मानना है कि आप मोदी के नाम पर, आप इतना पहले जब भी नाम आता था एक आक्रामकता रहती थी, अब आज जब बीजेपी ने ये बात आपको कह दी कि नहीं भैया आप तो हटे, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, अगर आप अपने दम पे तो हम भी अपने दम पर है, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया बीजेपी के अंदर? क्या सिर्फ मोदी के नाम से? मोदी के नाम पे कॉन्फिडेंस आया होगा जी, मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन हमारी पार्टी में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो देश को आगे ले जाने में सक्षम है। नहीं तो क्या सैद्धांतिक रूप से कहां है? ये कह रहे थे ना शरद यादव जी कि हम तो सिद्धांत में अपने अड़े रहेंगे, हम मोदी जो कम्युनल वाली बात, कम्युनल चेहरा तो मानती है ना जेडीयू कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मानते आप? मानती है, मैं इस बात को मानता हूं। हाँ, तो कैसे फिर इस रिश्ता को चलाएंगे आप, क्योंकि मोदी तो अब बीच में आ चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे उनको? नहीं, बीच में आ चुकी, मोदी जी बीच में आ चुके हैं, अब वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री घोषित होंगे, उसके बाद तो तब इसमें बचा क्या है सर, बताइए ना। तो कुछ बचा ही नहीं है, भाजपा में सारा कुछ घोषणा हो ही नहीं है। क्या आपका प्रश्न ये, क्या मेरा ये प्रश्न आपसे, क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया गया? सर ये तो दबे सुर हर कोई जानता है कि अब जब ले दे करके बात हो चुकी है, कमान तो उनके पास आ ही गई है। अब सारे राज्यों में चुनाव जो उसके अंडर लड़ा जाएगा, बिहार में भी वो जाएंगे जहां आप है। देखिए, जब उनकी पार्टी करके जाएंगे, उनकी पार्टी के लोग जब उनसे नाखुश हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं फिर वापस ले रहे हैं, तो हमारा भी हक थोड़ा सा बनता है इस पे विचार विमर्श करने का। आने वाले वक्तों में पता चलेगा इन चीजों का। कहना है कि एक मुहावरा है कि खून देने वाले मजनू होता है और एक जान देने वाला मजनू होता है, तो ये तो खून देने वाले मजनू है, जान देने वाले मजनू नहीं है। ये सिर्फ बात करने वाले हैं लेकिन उस पर अमल करने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भी एक ताकत है, हमारी भी प्रतिष्ठा है, हमारे साथ हमारे पास भी 20 सांसद हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप मोदी जी को आप कम्युनल मानते हैं और आडवाणी जी को सेकुलर मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? मोदी जी को कम्युनल नहीं मानते हैं। नहीं, और क्या हमारा यादव जी कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, आपके बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अभी नरेंद्र सिंह बोल रहे हैं, ये पूरा मसला तो नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। हमारा जो भाजपा का बयान है कि हत्यारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका कहना क्या? हत्यारा होता कौन है? भाजपा के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ था उसमें 2-3 शर्तें हैं, जो धारा 370 है, 2 तरह का देखने का। बात तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अटक रही है ना प्रधान साहब, देखिए ये बात तो समझना पड़ेगी ना। एक मिनट जी, जो आप कह रहे हैं अशोक जी, वही बात मैंने दोहराई है बार बार जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जो कहा कि जिस आधार पर हमारा गठबंधन बना था जी, वो आधार एज इट इज कायम है जी, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के हित में है और बिहार के हित में हमारा साथ रहना, इसलिए मैं कहता हूं वो कोई चीज बदली नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जी कि कम्युनल हैं, नॉन कम्युनल हैं, नहीं हम नहीं कह रहे, तो शरद यादव जी खुद कह चुके हैं। शरद यादव, मैंने शरद यादव का स्टेटमेंट देखा ना अभी, आपने दिखाया मुझे अभी जी। उन्होंने ये कहा है कि हमारी बात चल रही है, अलग अलग विचार आए हैं, हम इस सब विचार विमर्श करेंगे। यू आर
मैंने जैसे पहले कहा जी, ट्राइंग टू रीड समथिंग बिहाइंड इट। चलिए इस पर पूछ लेते हैं। इसलिए जी, जो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था इनके विचार के, मैं तो पहले सारी बात कह चुका हूं आपके सामने। इसलिए अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको आप प्रेसिपिटेट करने की जो बात कर रहे हैं। जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो ये गठबंधन किया था, बिहार की 10.5 करोड़ जनता को मुक्ति दिलाने के लिए, कांग्रेस और लालू के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हमने गठबंधन किया था। वो स्थितियां हैं, आज हम मिलके चले हैं, बिहार में अच्छा शासन दिया है और मिलके चलेंगे हम, ऐसा हमें पूरे विश्वास है। चलिए ठीक है। फिलहाल शासन के बारे में मुखी जी को नहीं जानकारी होगी बिहार के बारे में। बिहार में जिस तरीके का क्राइम और जिस तरीके का ये ऐसा कुछ नहीं, लोग जिस तरीके का ये कहना आपको चाह रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज, आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आप क्या भूल गए जिस समय चुनाव लड़ा था ना, आप निकल रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। आप वहाँ रोज रेप होते हैं, रोज मुखी जी नहीं यहाँ पर एक के लिए रुकना पड़ेगा। मुखी साहब मैं फिर रोज हत्याएं हो रही हैं, थोड़ी सी ब्रेक का हत्याएं हो रही हैं। लौटते आप कभी गए नहीं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। चलिए स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में लगातार हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। चूंकि एक बार फिर विषय पर मैं आना चाहूंगा कि हम गठबंधन को लेकर ये बात कर रहे हैं कि ये जो गांठ और ये जो दूरियां जो बयानबाजियों की ओर से आ रही, दोनों ही पार्टी की ओर से, किसी एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, भले ही जेडीयू हो भले ही बीजेपी हो। आज स्थिति इस तरह से क्यों आन पड़ी कि ये जो 17 साल का इतना गठबंधन रहा, सरकारें भी चली, तमाम तरह के नेता भी आए, नेता भी रहे, और इसके अंदर बहुत सारा कुछ हमें देखने को भी मिला। आज ये गठबंधन क्यों इस स्थिति पर आन पड़ा है, इस पर हम बात लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक प्रधान जी के पास में जाना चाहूंगा। अशोक जी, ये स्थिति आज जो उत्पन्न हुई है, इसके पीछे एक फैक्टर के सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि आज स्थिति भी क्यों आई? कितना अच्छा संबंध है और चल रहा है और सब उम्मीद करते हैं आगे भी चलेगा, पर आज जो स्थिति आ चुकी है कि बयानबाजियां भी हो रही हैं, तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। 3 चीजें जो आपने कही वो मैं मानता हूं आपकी, वो हो सकता है आपकी गठबंधन की जरूरत थी और इसको लेकर के आप साथ खड़े हुए, पर आज क्या सिर्फ एक नेता के आने से वो चीजों को शायद कम तवज्जो दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये भारत जो है 1975 का भारत नहीं है। हम जो चीज लोगों को समझाना चाहेंगे, लोग समझते हैं चीजों को जी कि 1975 का भारत में क्या था कि गाय का सारा दूध बछड़ा भी जाता था जी, और गवाला बेचारा चारा खिलाता रह जाता था, कुछ नहीं मिलता था गवाले को। लेकिन आज की तारीख में हम यहां से जितनी बात कहेंगे उससे बेहतर हमारी जनता जानती है। मेरा सवाल देखिए, स्थितियां आई क्यों? मैं आपसे, आपको सबसे बड़ा कारण क्या दिखता है इसके पीछे? इसके कुछ तो हुआ होगा ना? कुछ हुआ भी है और होगा भी। सारी स्थितियां सुधर जाएगी जी। जब ऑलरेडी किसी नाम की घोषणा होगी जी, मोदी जी के नाम की घोषणा, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। ठीक है, उसके पहले कुछ भी कहना प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं और नेता है कांग्रेस के, उनसे हम बात करेंगे। टमटा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत
मुस्कुरा रही है कांग्रेस ये सब देख करके, सबसे ज्यादा कुशल स्थिति में और आप हुई हैं, मुस्कुराहट तो आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को और कैसे देखते हैं आगे भी? देखिए इस घटनाक्रम को तय करने में या इस संकट को डालने में एनडीए को कांग्रेस की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना किया हुआ संकट है और मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कहना चाहिए, आरएसएस दो नाव में पांव रखे काम करना चाहती हैं। एक तरफ वो मोदी जी को एक चेहरा बनाना चाह करे, पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना चाहती है और दूसरी तरफ आडवाणी जी के माध्यम से अपने एक लिबरल फेस को, पहले जो अटल जी और आडवाणी जी के माध्यम से जो दो काम होते थे, अब आडवाणी जी की जगह मोदी जी ने ले ली है और अटल जी की जगह आडवाणी जी। तो ये संकट भारतीय जनता पार्टी का अपना क्रिएट किया हुआ संकट है और मोदी जी के कारण खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद हो रहा है और जेडीयू को भी तय करके बताना पड़ेगा, अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध में है तो आप कहां खड़े हैं। इस समय इस देश के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी ताकत है जो सांप्रदायिक शक्तियों से देश को इसका जवाब ले लेते हैं। प्रधान साहब, सीधा सवाल आपसे, कहां खड़े हैं आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस एक बेहतर पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी है जो भारतीय लोकतंत्र में राजनीति करता है, हर पार्टी सोचता है कि पूरा देश हमारा हो। अगर व्यक्तिगत या कोई इंडिविजुअल कोई पार्टी कहती कि मैं उस पूरे देश के लिए हूं, तो ये मेरा मानना उचित नहीं है। नहीं तो क्या आप उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि जब पूरी तरह नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ ये तो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं ही औपचारिक तौर पर, फिर तब कोई स्टैंड आप अपना देंगे जाकर के? क्या ये अब मान के हम इंतजार करेंगे कि उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अभी उनके अंदरूनी मामला है। खान साहब, क्या अंदरूनी मामला हम क्या कर सकते हैं? नहीं, परिस्थिति ये है कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं, पहले तो जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं के जो बयान विभिन्न इससे पहले भी मैं आपके चैनल में के माध्यम से भी एक चर्चा हुई थी जी। तो एक तरफ तो एक उसके जेडीयू के जो सांसद हैं कैप्टन जयनारायण निषाद जी, वो वहां मोदी के जयनारायण निषाद जी कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। मेरा कहना देखिए, वो तो जेडीयू के सांसद है ना, वो तो जेडीयू के सांसद है, वो राजद के या लोक जनशक्ति के सांसद नहीं है भाई प्रधान जी। उसमें वो उनके फेवर में हवन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं कल देख रहा था छेदी पासवान जी का एक बयान आ रहा था उस पे अपने टीवी चैनल के माध्यम से, तो उनका बिल्कुल एक दो टूक शब्दों में कहना था कि साहब हम किसी तरीके से नहीं है। आज वहां के जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, कृषि मंत्री हैं, जो टमटा जी की बात से आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैंने इससे पहले भी कहा और हमारा जो नजरिया है दोनों को, पहले तो इनकी ईमानदारी पे नीतीश जी की पे शक होता है जी, और बीजेपी के लिए हाँ, बीजेपी के दोनों चेहरे बीजेपी के हैं, ठीक है। मुकेश चाहे वो आडवाणी जी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी, ठीक है। मुकेश जी कैसे जवाब देंगे आप, उसको कैसे काउंटर करेंगे? जो कहा है जी, उनको बतलाना चाहता हूं, ये जुमला बहुत पुराना हो चुका है जी। जो आप हमेशा चलाए आ रहे हैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध, ये अब चलने वाला नहीं है जी। आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे देश की हर राजनीतिक पार्टी जी, वो एक भी कोई पार्टी सांप्रदायिक नहीं हो सकती जी, और यदि सांप्रदायिक कोई पार्टी है तो उसको इमीडिएटली समाप्त कर सकता है हमारा इलेक्शन कमीशन जी। ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए। ये जो दंभ आपके पास है कि आप संप्रदायवादी नहीं हैं, बाकी संप्रदायवादी हैं, आप इससे बाहर निकलिएगा, असलियत जो है उस पर आइएगा। बहुत आपने इस जुमले को भुनाने की कोशिश की है, आज वो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं चलने वाला है और कोई और आधार की बात की। ये जो आपकी मुस्कुराहट नजर आ रही है ना, ये चंद क्षणों की है। हमारे गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होंगे जी, और हम निखर करके आएंगे जी, और राजग का सरकार यहां पर बनेगी। चलिए ठीक है। टमटा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, ये खुद नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मोदी जी इस देश को स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है उसके कारण भी उन्होंने देश को स्वीकार है कोई आप तय करेगा, मैं तय करूंगा? देश की जनता तय करती है और देश की जनता मोदी जी के पीछे है। अब आपने अपनी बात कह दी है, को ना भूलें, कंप्लीट कर लीजिए फिर आप बोलिएगा जी। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है, ये बीजेपी के स्टेटमेंट पटनायक जी ने कहा कि मोदी देश को नहीं चला सकते हैं।
आज इस देश के अंदर एक शब्द है कि जो सबको चला कर सके, और ये हमने नहीं कहा, ये अडवाणी जी का ही कुछ दिनों का पहला स्टेटमेंट है कि मोदी बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए फिट नहीं है। तो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी पार्टी के अंदर और आपके जो सहयोगी दल है उन्होंने ही मोदी को लेकर के ये सवाल खड़ा किया है। हम तो 9 साल का यूपीए का शासनकाल है, ठीक है, इस पूरे देश के आजादी के दौर में सबसे ज्यादा विकास, हम तो सकारात्मक मुद्दों में जा रहे हैं। सवाल जो घमासान आज मचा हुआ है वो एनडीए और बीजेपी के अंदरूनी संकट का है कि मैंने कहा ये आपको जो हंसी आ रही है ना घमासान कह करके, ये चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए सुबोध जी घोषित कर दीजिए अपने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को। सुबोध जी को मिला। सुबोध जी, क्या जेडीयू का स्टैंड अभी भी आपको क्लियर दिखता है जैसा बताया जा रहा है? देखिए, मैं इसमें 1 मिनट टाइम लूंगा। मेरा मानना यह है कि ये अभी हाल की लड़ाई नहीं है। एक्चुअली क्या था, मीडिया ने काफी समय से ये प्रोजेक्ट कर रही थी कि विकास का एक मॉडल है, एक नीतीश कुमार का मॉडल है, एक मोदी का मॉडल है। ठीक है, संभवतः नीतीश कुमार को ये गलतफहमी हो गई या उनको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हो गया कि उनके मॉडल की तरफ पूरी देश की जनता देख रही है। दूसरी चीज, मैं जब मोदी जी को आगे किया गया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उस लड़ाई में जो है मोदी जो है वो ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वो ये राजग का एक घटक दल है। नीतीश कुमार जो है उसके जदयू के नेता हैं, तो उनको ये लगा कि उनको शायद इस बात की गलतफहमी थी कि उनका जो मॉडल है वही देश के लिए बेहतर है और मोदी का मॉडल नहीं। तो इसमें सांप्रदायिकता का एक मुद्दा बना के जो है ये कहा गया कि साहब ये मोदी सांप्रदायिक हैं, अगर इनको आगे बढ़ाया जाता तो हम इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा जो नीतीश कुमार है अपने तरीके से विकास की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि उनने मैंने पहले बोला, जो स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट जो है उनको एक विशेष पैकेज देती है तो उनका स्टैंड अगली सरकार या समर्थन के बारे में क्या होगा ये बाद में स्पष्ट होगा। तो पहले से वो इस बात के इंडिकेशन दे रहे थे। दूसरा, यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो मेरे को नजर आता है कि अडवाणी जी की भी ये जो अभी आप जो मनमुटाव देख रहे हैं, अचानक इस कगार पहुंच गया कि ऐसा लग रहा है दोनों टूट जाएगा, इसमें अडवाणी जी की भी एक भूमिका है जी। और क्या लगता है डैमेज कंट्रोल हो पाएगा अभी ये पूरा? आज उनने नीतीश और शरद यादव से बात की जी। नीतीश और शरद यादव पार्टी के अंदर अडवाणी जी को कितना समर्थन है नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम, पर राजग के जो सहयोगी दल हैं उसमें शिवसेना हो गई या जदयू हो गया, अडवाणी जी को ऐसा महसूस होता है कि जब स्थिति इस बात पे आएगी कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, भाई मोदी के हो सकता है मोदी के नेतृत्व में इलेक्शन बीजेपी लड़े, पर बीजेपी उसको प्रोजेक्ट भी कर दें कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, पर जब इलेक्ट होकर आएंगे तो अकेले ही तो बीजेपी को मालूम है अकेले उसकी सरकार नहीं बननी है, और उसमें जो है सहयोगी दलों की अपनी भूमिका होगी, उनका बहुत बड़ा से होगा। तो अडवाणी जी जो है उस पोजीशन के लिए अडवाणी जी जो है, अडवाणी जी की पूरी कोशिश रहेगी कि जदयू बना रहे, उसी की आपने देखा कि उसी के हिसाब से उन्होंने किया। मेरा मानना यह है कि संभवतः जदयू एक तो ये देखते हुए कि जो बिहार की जो राजनीति है वहां की नजाकत है, अभी आपने देखा कि महाराजगंज में इलेक्शन हुआ था वहां पे मेरा मानना यह है कि इसमें जो फूट चली आ रही थी काफी लंबे समय से जो मनमुटाव था उसका परिणाम आपको देखने को मिला है। और मैं नहीं सोचता हूं कि कोई नीतीश कुमार इस तरीके की या शरद यादव इस तरीके की हारागिरी करेंगे। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, बीजेपी तय नहीं करती कि जदयू का नेता कौन होगा, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे बिहार में या शरद यादव होंगे या एबीसी कोई और होगा। इसी तरीके से बीजेपी एक बड़ा दल है जी। नहीं पर सर मैं आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या अभी भी नीतीश कुमार के मन के अंदर लालू प्रसाद का डर है, ये बात भी मन में निकल कर क्या रही, क्योंकि रिजल्ट की बात अभी भी आपने कही कि रिजल्ट जो रहा उपचुनाव का निश्चित तौर पर ये देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के नेताओं ने या जसवंत सिंह ने अडवाणी के समर्थन बात कही थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई लगाम डर मतलब कुल मिलाकर नहीं है। आऊंगा मैं आपके पास में, यही बात दूसरी तरीके से कह रहे हैं। क्या डर आपको लगता है अभी भी ये डर बना हुआ है कहीं ना कहीं जेडीयू के मन, नीतीश कुमार के मन में लालू का जो डर है, कभी कम बैक करके तो क्यों नहीं, हम लोग भाजपा की जरूरत पड़ेगी बिहार में हम लोग दोबारा वहां पर 40 सीटों पे जो चुनाव होगा
उसका उदाहरण जो उसका सेमीफाइनल आपने महाराजगंज की लोकसभा सीट में देखा है जी। और मैं समझता हूं कि वो अलग नहीं लड़ा गया, वो भाजपा और जदयू ज्वाइंट वो इलेक्शन लड़े जी। और हम लोगों ने उस तरीके से जो जिस ये तो कहा जा रहा है ना कि ये तो उन्हीं की सीट थी, तो वो जीत सेमीफाइनल गए। है और नहीं सीट है, लेकिन सत्ता तो उनकी थी जी। सारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करने के बाद जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया। और माफ कीजिएगा, मैं फिर दोबारा विकास, बिहार के विकास के बारे में जो आप यहाँ चर्चा शुरुआत में हुई थी, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कल ही बिहार से लौटा हूं, बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त है। और इस गठबंधन की बात करने के लिए सुनिए, ये गठबंधन की बात जो चल रही है, तो जो ये गठबंधन की बात चल रही है, मैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बिहार में ग्रोथ रेट जो दी है, देना गुजरात, दैट इज अ रिकॉर्ड इन द कंट्री, जो इंडिया ने माइनस ग्रोथ रेट से यदि वो 16% ग्रोथ रेट देते हैं, इससे बड़ा विकास और कहां हो सकता है? किसी दिन हम चलिए वो जनता उसका आपको बेनिफिट अगर आपने कुछ किया है तो बोल दीजिए। प्रभुनाथ सिंह की जो जीत है तो क्या हर जीत आपकी होती है क्या? नहीं, प्रभुनाथ सिंह की पार्टी के सिंबल की जीत होती है, पार्टी के नेता की जीत होती है, उसमें लालू जी की जीत हुई है, प्रभुनाथ सिंह का बड़ा लंबा नहीं ये भारतीय लोकतंत्र में रहे हो तो प्रभुनाथ सिंह अच्छे लोगों के लिए अपना एक एक करके अपनी बात सब रखें तो शायद बेहतर ये है, मेरा मानना सीधा ये है कि पहले वो नीतीश जी अपनी जो उनका नजरिया है उसको बिल्कुल क्लियर करें। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से वो एक को कम्युनल बताते हैं, एक को सेकुलर बताते हैं, उनकी बिल्कुल कहनी और करनी में काफी अंतर है जी। तो उनको बिल्कुल अपनी तस्वीर को साफ करना, वो पार्टी के नेता हैं और उसमें उनका जवाब मानना है वो भाजपा के साथ रहे या ना रहे, लेकिन उनको अपना निर्णय देना। सवाल सीधा आपके सामने है, क्या जवाब है आपके पास इसका? प्रभुनाथ सिंह जी को की जो जीत है उनकी अपनी जीत है और एक सीट के लिए आप ये कह रहे हैं। क्या ये मन में आपके कहीं ना कहीं नीतीश जी या जेडीयू के मन में भय नहीं है? क्योंकि बीजेपी के साथ आपका जो गठबंधन हुआ था बिहार में, इसी लालू जी को पीछे करने के आधार पर ही हुआ था, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। आगे भी करेंगे लालू जी के पीछे। तो क्या ये जो अभी क्या आपके मन में, अब जब गठबंधन टूटने की बात आ रही है, तो क्या अभी आपके मन में विचार तो आ रहा होगा ना? विचार आ रहा है, लेकिन हमें कोई भय नहीं है, राजद से कांग्रेस से कोई भय नहीं है फिलहाल इस वक्त। जी प्रधान साहब कैसे, प्रधान माफ कीजिएगा, मुखी साहब कैसे आप देखते हैं इस पूरी चीज को? क्या नीतीश कुमार के मन में ये बात चल रही होगी कि हाँ, अगर अब हमें एनडीए में रहना है तो हम छोड़े नहीं, क्योंकि हमें मुसीबत हो जाएगी लालू के साथ, फिर सीधा दो हाथ होंगे? फिर निवेदन कर रहा हूं, एक इंसिडेंट जी, एक चुनाव जी, 2 वक्तव्य, ये आपको प्रेरित कर देते हैं किसी भी हद तक सोचने के लिए, जो वाजिब नहीं है जी। मैं बड़ा स्पष्ट बतला रहा हूं कि आप एक स्टेप अहेड सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं जी कि जिन परिस्थितियों के कारण गठबंधन बनाया जी, उसके अच्छे रिजल्ट मिले जी। गठबंधन ये होता है ना, म्यूचुअल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी, अच्छा शासन देंगे, जनता आपके साथ है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? क्यों कोई सोचेगा? सर एक शख्स के कारण, एक नरेंद्र मोदी के कारण आज स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं सर, गठबंधन टूटने की बात आ रही है। 3 दिन के अंदर डिसीजन लेने वाली है जेडीयू की, आपके साथ स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी? आप पिछले 6 महीने से ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं, आज तो नहीं आ रही है, पर 3 दिन में डिसाइड कर लेगी। 6 महीने पहले से वक्तव्य आ रहे हैं जी, तो उसका क्या हुआ? उसका मैं ये कह रहा हूं 3 दिन की बात की है। मैंने आपसे निवेदन किया, गठबंधन सरकार के अपना धर्म होता है जी, कटुता भी आती है कई बार जी, कई बार मतभेद भी आते हैं जी, फिर भी जो म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बिहार के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो गठबंधन बनाया था, चूंकि वो एज इट इज चलेगा। अच्छा, आपकी बात को अगर मैं समझूं तो ये सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं है। ठीक है, चलिए टमटा साहब, और ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अनेक बार आती हैं, टमटा और साहब हमने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा है जी, गठबंधन का क्या धर्म होता है, ठीक है, और उसको निभाएंगे, हमेशा निभाया, किस तरह निभेगा। ठीक है, चलिए आपकी बात हमने, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया। टमटा जी से जवाब लेते हैं। टमटा साहब, ये सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं है? मुझे लगता नहीं है कि आप मतभेद और मनभेद जैसी कोई दो ये दीवारें खड़ी हैं। अब तो दोनों एक साथ हो गए हैं। एक तरफ जेडीयू के नेताओं ने कह दिया है कि हम 15 तारीख को डिसीजन लेंगे, अब जेडीयू को तय करना है, क्योंकि सवाल बीजेपी ने और आरएसएस ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। उन्होंने अपना एजेंडा तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी उनके खेवनार रहेंगे, और खेवनार जो आज होगा वही उनके प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार भी होगा। उनकी ओर से कोई भी किसी तरह की वो नहीं है।
हाँ, अगर जेडीयू सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ध्रुवीकरण की बात करती है, उसको आज ही अपने स्टैंड को देश की जनता के सामने साफ कहना पड़ेगा। और ये एक और देश की जनता को भी चाहिएगा कि ये आज अलग अलग बात करें, कल तक ये साथ में थे गोधरा के कांड में भी। मतलब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि अपनी सांप्रदायिकता को छोड़ते हुए, मतलब कितने लोकतांत्रिक वो हैं या कितने लचीले हैं, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। उन लोगों को तो उन लोगों को था। कांग्रेस का तो साफ है कि हम इस देश में सांप्रदायिक ताकत को अलग करके विकास के रास्ते में चलना चाहते हैं। सुबोध जी, क्या वाकई ये सांप्रदायिक ताकत और ये इस तरह की बात आपको दिखती है क्या? नहीं, हम जो इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगर 77 में आपने देखा था तब सांप्रदायिक, तब आरएसएस का नाम ले लिया गया था। ये जब भी इनको, मैंने आपसे बोला ना कि शायद उनको इस बात का विश्वास, एक मेरे को मुद्दा ये भी नजर आता है, नीतीश का जो स्टैंड लगता है जी, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, कांग्रेस और राजद के बीच में रिश्ते उतने मिठास वाले नहीं जितने किसी समय हुआ करते थे। संभवतः शायद नीतीश को ये लगता है कि हम अगला इलेक्शन कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ सकते हैं, और अगर लड़ेंगे तो शायद उसके अच्छे नतीजे निकले। ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कहीं ना कहीं चारा फेंकते रहे कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस भी 2 कदम आगे बढ़ के जो है नीतीश से गठबंधन या नीतीश के साथ जो है अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगती नजर आई है। तो एक कारण ये हो सकता है। रही सांप्रदायिकता की बात, तो बीजेपी जो जदयू है, किसी एक नेता के आने से मोदी की लीडरशिप मिल गई तो उससे वो पार्टी सांप्रदायिक नहीं हो जाती है। पूरा विचार, आप जब बीजेपी के साथ आए थे तो आपको मालूम था कि बीजेपी किस समाज के किस तबके को, उसको रिप्रेजेंट करती है। तब भी आज से नहीं, बीजेपी जब से बनी, जब से भारतीय जनसंघ थी, उस पर एक सांप्रदायिकता का था। आपने जब उससे तो सर फिर सवाल ये खड़ा होगा ना, वो सांप्रदायिक थी, और आज उसमें कोई सांप्रदायिकता, गैर सांप्रदायिकता की अभी टैग लग गया हो, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक बहाना है। क्यों आन पड़ी? ये एक बहाना है, सिंपल। और जहां तक मेरा अभी नफा नुकसान, अभी 3 दिन की बैठक होगी, मैंने जैसे बोला इसमें आडवाणी जी की भी अपनी एक भूमिका है। जो अभी नीतीश और जो शरद का बयान आया है, क्यों आडवाणी जी ने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, प्रेशर डाल लिया, तब भी ठीक है जी, मोदी बना लिए गए। अब ये शायद हो सकता है कि इनके मार्फत जो है आडवाणी खेमा, ये मेरा मानना है इसकी मार्फत हो सकता है कि वो इस तरीके के प्रेशर डाल रहा हो बीजेपी के ऊपर। चलिए, ये इस विषय मेरा ठीक है। प्रधान साहब, ये बात भी लगातार निकल करके आ रही कि एक ऑप्शन तो ये भी चल रहा होगा ना मन में कि कांग्रेस की ओर से पैकेज मिलता रहता है, कि कांग्रेस की तरफ भी एक तरह और मुड़ के देखा जाए, कोई दिक्कत तो उसमें भी नहीं है। नहीं, ऐसा भावनाओं का खेल है राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं है। पैकेज तो हमारा हक था जी। हम पिछड़े हुए राज्य से बिलोंग करते हैं। जदयू जहां सरकार है, पिछड़ेपन के कारण हमने पैकेज मांगा जी। तो सरकार जिसकी हम उससे मांगेंगे जी। अगर बीजेपी को होती बीजेपी से मांगते जी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। खान साहब, देखते हैं क्या ये राजनीति इस ओर जाते हुए भी कि नहीं? जिसकी सरकार होगी उससे पैकेज मांगेंगे। ठीक है, पैकेज की जो, अगर जैसे आप पूर्व में जाएंगे तो एक कमेटी बनी थी उससे पूर्व में, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो उस टाइम में भी नीतीश कुमार उस कमेटी के सदस्य थे। उस जमाने में तो इन्होंने कोई बात नहीं उठाई। आज जब बात आती है तो इलेक्शन का जब मुद्दा आता है, जब इलेक्शन सर पे आ जाता है, तो उनको विशेष राज्य के दर्जे की भी याद आती है। ये 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल में आपसे पिछली भी 5 साल की सरकार थी। अगर याद आ रहा है तो जनता की भलाई के लिए आता है। नहीं, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि बिहार विकसित बने हो, और वहां पर मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जब से आज 8 साल की सरकार में मुझे एक सुई का भी कारखाना अगर बिहार की धरती पर ये लगा जो बात आप कह रहे हैं, तो मुझे वो विकास अलग मुद्दा है। हम यहाँ बिहार की इकोनॉमी से वो करिए ग्रोथ किया बिहार, और आप फेल कर रहे हैं। जो बात कही है, हमारा संविधान का मेजर करैक्टर है फेडरल करैक्टर है जी। फेडरल करैक्टर के मेरा अभिप्राय ये है कि संविधान इन बातों ने पहले ध्यान में रखा है, हमारे अलग अलग पार्टी की सरकारें अलग अलग राज्यों में हो सकती हैं जी, ठीक है, स्वाभाविक है। जो भी राज्य सरकार होगी, स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पैकेज मांगने हैं, बजट मांगना है, प्लानिंग कमीशन में अपनी बात रखनी है, स्वाभाविक रूप से जो रूलिंग पार्टी उन्हीं के पास रखनी है। ठीक है, मैं फिर वही आपके ऊपर लगा रहा हूं बात, यू ट्राई टू रीड इन एडवांस। आपको क्यों ये समझ में ऐसी बात आई? आफ्टर ऑल, जो भी मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का है, यदि उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहां पर दिक्कत है, उनको ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए उनको एडिशनल बजट चाहिए, पैकेज चाहिए, किससे बात करेंगे? स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से बात की जाएगी, केंद्र सरकार से बात की जाएगी। उसमें ये रीड करना कि उनको बजट मांगा है तो ये मांगा है, ठीक है सर, आपकी बात मैंने ली, पर चूंकि चलिए ठीक है, टंटा साहब के पास चलते हैं। टंटा साहब कुछ कह रहे हैं आप, बताइए।
हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, हमने तो यूपीए की नीति है देश के सभी हिस्सों का, सभी राज्यों का एक समान रूप से विकास बढ़े, और कोई राज्य अगर पीछे चल रहे हैं तो इस बार के वित्त मंत्री ने अपने उसमें पिछड़े राज्यों के लिए एक नए मानकों की बात कही है, मानक तय किए जा रहे हैं। उसका कहीं ये नहीं है कि हम नीतीश कुमार जी के लिए कोई स्पेशल पैकेज ला रहे हैं। हम देश के राज्यों के साथ जो भी उस नॉर्म आएंगे, चाहे बिहार है, चाहे उड़ीसा है, अन्य राज्य, उसका लाभ सबको मिलेगा। इसमें किसी तरह की राजनीति यूपीए के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा नहीं है। ये तो जो सवाल जो आज एनडीए के बीच में खड़ा होगा, ये एनडीए के पार्टनर्स को तय करना है कि अगर आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं कि मोदी सांप्रदायिक है, तो आपको तय करना है आप उस पार्टी को कैसे भी समर्थन दे जेडीयू को साफ और सफल देश के सामने। एक मिनट मुझे कहने दीजिए, मुझे एक बार अपनी कहने दीजिए। समाप्त हो गया हिंदुस्तान में। नहीं, मैं मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, हमने तो देश में पिछड़े हुए राज्यों के मानकों में परिवर्तन करने के लिए एक नए मानक बनाए, उसमें कोई भी राज्य आ सकते हैं, जो राज्य उसके आकलन में है उनको लाभ मिलेगा। सवाल उठाया है जेडीयू के लोगों ने, कांग्रेस का स्टैंड पहले से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ साफ है। उनको यह तय करना आज, अगर वो सांप्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण को उनको अलग थलग करना चाहते हैं तो उनके गठबंधन का हिस्सा रहते हुए कैसे कर सकते हैं? केवल सांप्रदायिकता के आधार पर हमारा गठबंधन तोड़वा देंगे, ये आपकी कभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। नहीं, ये हमारी इच्छा नहीं, ये तो आपके अंदर से सवाल उठे, आपके सहयोगी दलों ने इस सवाल को नहीं, हमारे कोई सवाल नहीं है। उन सहयोगी दलों को आज तय करना होगा कि वो कहां खड़े हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट संक्षेप में। चलिए, आप आश्वस्त है तो हम भी मान लेते हैं। टमटा साहब बिल्कुल फेडरल फ्रंट को लेकर जो लगातार बातें उठ रही हैं, उसमें दम लगता है आपको उस बात में? ममता बनर्जी ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया है कि जितने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाएं, खड़े हो जाएं, बता देंगे क्या होता है। मुझे थर्ड फ्रंट की कोई संभावना कहीं नजर नहीं आती है। क्षेत्रीय दलों को कल न कल ये तय करना होगा कि इस देश में दो ही ताकतें हैं, एक कांग्रेस और यूपीए का गठबंधन। अगर आप सही होते तो क्षेत्रीय दल को साथ लेके चलना। अगर क्षेत्रीय एक मिनट मेरी बात करें, अगर वो इस देश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों को अलग थलग करना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस और यूपीए के अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। सुबोध जी देखिए, यहां जैसे कह रहे हैं सांप्रदायिक, जो थर्ड फ्रंट की आपने बात की है सर, बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में मेरा मानना यह है कि कोई भी फ्रंट, जैसे थर्ड फ्रंट उसे कह लीजिए, या जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय दल हैं, ये सब मिलकर एक मोर्चे पर आएंगे। अल्टीमेटली सरकार बनाने के लिए उन्हें इन्हीं सांप्रदायिक या भाजपा या जिससे कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर या सेकुलर कह लीजिए कांग्रेस, इनके समर्थन के बिना सरकार। सर, यथास्थिति को देख के एनडीए के रिश्तों में जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है? बिल्कुल देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी भी शायद, मैंने आपसे बोला ना कि इसमें खाली ये नहीं है कि जेडीयू को अचानक मोदी के कारण, इसमें बीजेपी के अंदर के लोग हैं, वो भी इसको ट्रम्प कार्ड की रूप में यूज कर रहे हैं। चलिए मुखी साहब, बिल्कुल प्रेशर डालने के लिए मोदी के ऊपर। जहां तक आपने मोदी इश्यू को लिया है, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय लेकर के उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया है, और ये कोई गुपचुप तरीके से नहीं किया है। अरसे से डिस्कशन होने के पश्चात ये सोच समझ करके पार्टी का निर्णय लिया गया है जी। और मैं समझता हूं ये जो बोगी उठाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार जी, उन्हें ये ध्यान में रहना चाहिए, आपकी सरकार रहते हुए दिल्ली के अंदर हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया। क्या हम कहें कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी है? आप इसे स्वीकार करेंगे ना सर? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ये कहना छोड़ दीजिएगा, आज कोई भी सांप्रदायिक पार्टी संविधान के हिसाब से पार्टी नहीं रह सकती। आपका ये स्लोगन छोड़ दीजिएगा। मेरा कहना यह है कि थर्ड फ्रंट की जो बात चल रही है, तो इसमें कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हर पार्टी, जो रीजनल जितनी भी पार्टी है देश के कोने में, वो सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। वो क्या होगा ये भविष्य में अभी जो होगा वो सब आप लोगों के हमारे। प्रधान साहब, बिल्कुल संक्षेप। देखिए, मेरी राय में 2 दिन में क्या निर्णय हो सकता है? क्या आकलन आपका भी? निर्णय तो बाद में आएंगे जब 2 दिन पूरे हो जाएंगे जी। उसके पहले वर्तमान तो जानिए जी, ये चीजें बीच में जो आई है, इस पे कोई बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया परिणाम आएगा। रही बात भाजपा की बात, तो कोई भी रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष में हो, कोई भी हो, तो सोचता कि हम अपने आप को आगे कैसे ले जाएं। मोदी के नाम से पीछे हटेगी नहीं भाजपा?
मोदी के नाम से पीछे भाजपा नहीं हटी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। उसका रीजन क्या है कि जब जनसंघ थी तो आक्रामक तेवर वाले नेता लाते थे, बलराज मधोक जी थे, उसके बाद आडवाणी जी आए, अब मोदी जी उनको दिख रहा है तो मोदी जी को ला रहे हैं वो, जिससे भाजपा को फायदा हो। राजनीति संभावनाओं का खेल और इन संभावनाओं के ऊपर ही भविष्य की तस्वीर और तकदीर, दशा और दिशा तय होगी। कैसे तय होगी ये शायद वक्त ही बेहतर तय करेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमारे शो में आने के लिए और हमसे अपना वक्त निकाल के चर्चा करने के लिए। सुबोध मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश मुखी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, साथ ही कुंवर असीम खान नेता एलजेपी वो भी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप टमटा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही अशोक प्रधान जी नेता जदयू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के आने वाला वक्त यह तय कर देगा 2 या 3 दिनों के अंदर शायद अपना स्टैंड अगर जेडीयू क्लियर कर लेती है, कैसे क्लियर करती है और क्या उसको लेकर के आने वाले दिनों के अंदर राजनीति किस ओर जाती है, बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे पेशकश में इतना ही। नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये